चलिए, धन्यवाद दोस्तों। मैं आप सबको आज उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के लिए सूत्र यह बराबर r/2 का निगमन बताएंगे। उत्तल दर्पण के लिए सूत्र यह बराबर r/2 का निगमन बताएंगे। जैसे पार्ट 1 में आपको बताया गया है कि अवतल दर्पण के लिए यही सूत्र का निगमन, आज हम बताएंगे उत्तल दर्पण के लिए सूत्र यह बराबर r/2 का निगमन। देखिए, सर्वप्रथम आपको उत्तल दर्पण बनाना है। सर्वप्रथम आपको उत्तल दर्पण बनाना है भाई। उत्तल दर्पण कैसे बनाएंगे? देखिए इधर, उत्तल दर्पण, जब प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण के उभरे हुए तल से होता है तो उत्तल दर्पण कहलाता है। जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के उभरे हुए तल से होता है तो उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी कि उत्तल दर्पण आपको बनाना है। देखिए, उत्तल दर्पण, यह तो अभी कांच है, हमेशा दर्पण के दाएं साइड पॉलिश किया जाता है। दर्पण के दाएं साइड हमने पॉलिश कर दिया भाई। अब यह लाइन क्या है? इस लाइन का नाम है मुख्य अक्ष नाम है। यह मुख्य अक्ष है। ये जो दर्पण है, दर्पण के जिस पॉइंट पर काटा है उस पॉइंट का नाम है P, जिसे ध्रुव कहा जाता है। इनका वक्रता केंद्र देखिए, यानी कि यह उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र किस साइड होगा? तमाम बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। अरे भाई, जिस साइड से वह गोला पूर्ण करता है उसी साइड उनका वक्रता केंद्र रहेगा। वक्रता केंद्र यहाँ पर मान लिया C और यहाँ पर इनका फोकस बिंदु मान लिया F। बस, यह दर्पण का नाम हमने रख लिया M1 M2, M1 M2। अब देखिए, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है, यानी कि इसमें आपको कितना लिखना है अगर 10वीं बारहवीं के हैं आप तो, कि माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। अब देखिए, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण गुजारेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश की किरण नाम रख दिया AB। AB गुजारा, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजारा, आपको बताया गया है। यह गुजारा तो भाई उस साइड तो पॉलिश है, किरण तो उस साइड जाएगा नहीं, लेकिन फोकस ऐसा लगेगा यह किरण फोकस से इधर आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगेगा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। काहे कि इस साइड, दाएं साइड तो निकलेगा नहीं भाई, क्योंकि पॉलिश किया हुआ है। अब देखिए, यानी कि इसमें क्या लिखना है? उत्तल दर्पण के लिए हम निगमन बता रहे हैं। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण AB गुजारा तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसका नाम रखा हमने N, नाम रखा N। अब देखिए, अभिलंब खींचेंगे। जब हम अभिलंब खींचेंगे, यह अभिलंब खींचा, यह पॉइंट अभिलंब खींचा, यह पॉइंट अभिलंब खींचा, अभिलंब खींचा, अभिलंब को C से मिला दिया, अभिलंब को बिंदु C से मिलाया। अब देखिए, अब इसे हम N माना, इसे हम D मान लिया, ND, यानी कि जो परावर्तित किरण है उसे हमने N मान लिया। अगर इच्छा है, किताब में आपको जैसा दिया ऐसा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसा माने, लेकिन आपका तरीका सही होना चाहिए। देखिए इधर फिर से देखिए, यानी कि कहने का मतलब M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। जब मुख्य अक्ष, इस लाइन का नाम है मुख्य अक्ष, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण AB गुजारा तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जो किरण परावर्तित किरण है उसे हम BD माना। क्या माना? BD।
बी डी माना यह अभिलंब है, अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब को बी एन माना, बी एन को सी तक बढ़ाया गया है। अब देखिए अब क्या होता है, अब इसका निगमन करेंगे हम परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से बताया गया है आपको, परावर्तन के नियम से। फिर से जानिए, यानी कि हम उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बता रहे हैं। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध हम बता रहे हैं, जो कि संबंध F बराबर R/2 होता है। इसी का निगमन करेंगे हम, यह कैसे आया वह चीज़ बताएंगे हम। यानी कि इसमें कैसे, एक उत्तल दर्पण हमने बनाया, उत्तल दर्पण का नाम रखा M1 M2, एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। अब मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AB गुजारा, AB गुजारा तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि यहाँ से दर्पण से टकराया तो BD परावर्तित किरण है, BD परावर्तित किरण है जो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि FD सीधा है। अब इधर एक अभिलंब खींचा, अभिलंब खींचा जिसे हम NB कहते हैं, NB को बिंदु C से मिलाया, जैसे अवतल दर्पण में बिल्कुल बताया गया था। अब देखिए, तब इसके बाद है परावर्तन का नियम से, परावर्तन का नियम हम लगा देंगे। परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। जो 10वीं के विद्यार्थी हैं उनको इतना जरूर लिखना है, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। जब प्रकाश किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा जाता है तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या है, आपतन कोण बराबर, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसे हम आपतन कोण कहते हैं। कहने का मतलब यह आपतन कोण हुआ, यह आपतन कोण हुआ, इसी को हम ABN लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोण ABN बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण का मतलब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है। परावर्तित किरण यह है, यह परावर्तित किरण है, इसके बीच में जो कोण बना है यह कोण परावर्तन कोण है, इसी को कहेंगे NBD, कोण NBD, समीकरण नंबर 1। अब देखिए, आपको कक्षा 9वीं में बताया गया था संगत कोण, अगर दो रेखा समांतर है, दो रेखा समांतर है, कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यह कोण बराबर यह कोण, इस समांतर रेखा के ऊपर का कोण इस समांतर रेखा के ऊपर का कोण के बराबर होता है। ऐसे यहाँ पर देखिए, यह कोण बराबर, यही तो यह अभिलंब यहाँ तक मिलाया गया है, यानी कि यह कोण बराबर यह कोण होगा संगत कोण से। संगत कोण से यह कोण बराबर यह ABN बराबर FCB होगा, FCB होगा। अब देखिए क्यों हम निकाल रहे हैं, हमें ज़रूरत क्यों है, हमें तो F और R चाहिए, F और R चाहिए, यह कब मिलेगा, जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तब। इसीलिए ये सब तो बाहर हैं, बाहर की चीज़ को हटाने के लिए यह जुगाड़ है। देखिए, यानी कि संगत कोण से, संगत कोण से, संगत कोण से ABN, इसके रूल से समांतर रेखा के ऊपर, यह समांतर है, AB
मुख अक्ष के समांतर किरण डाला गया था। ए बी के ऊपर कोण यह है ए बी एन, यानी कि कोण ए बी एन बराबर संगत कोण यह है बी सी एफ, बी कोण बी सी एफ। समीकरण हमने 2 मान लिया, इसे क्या माना 2 माना। अब समीकरण 1-2 से, समीकरण 1-2 से देखेंगे आप, समीकरण 1-2 का तुलना करने पर, तुलना का मतलब इनका बायां पक्ष है तो दायां पक्ष बराबर हो जाता है। तुलना करेंगे, तुलना किया तो कोण एन बी डी, एन बी डी बराबर कोण बी सी एफ बराबर, यानी कि तुलना करने पर यह कोण बराबर हो गया। अब देखिए एन बी डी बी सी एफ, बी सी एफ तो अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। एन बी डी ऊपर है, ऊपर हमें ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है तो इसमें लगाएंगे कोण एन बी डी बराबर शीर्षाभिमुख कोण। क्या लगाएंगे शीर्षाभिमुख। क्यों लगाएंगे, देखिए यक्ष की तरह बन रहा है, ऐसे बन रहा है यक्ष की तरह। कैसे यक्ष की तरह, देखिए एन वाला अभिलंब सी से मिलाए हैं, एन वाला लेकर एन वाला बी से होते हुए सी तक मिला है, और जो परावर्तित किरण है एफ से आती हुई प्रतीत हुई थी, यानी कि यक्ष करें, यानी कि डी एफ और एन सी, डी एफ और एन सी शीर्षाभिमुख कोण से देखिए यक्ष की दैया बन रहा है, इसीलिए एन बी डी बराबर एफ बी सी, एन बी डी बराबर, यानी कि समीकरण इसे हम 4 मान लिया। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से देख रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण कब लगेगा, जब यक्ष तरह काम करेगा। देखिए यक्ष तरह काम कर रहा है क्योंकि यह अभिलंब जो था सी से मिलाया गया था, और यह परावर्तित किरण एफ से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, इसीलिए यक्ष में देखिए एन बी डी और एफ बी सी शीर्षाभिमुख यक्ष की दैया बन रहा है। मतलब यह कोण बराबर यह कोण जैसे होता है, ऐसे ही एन बी डी बराबर कोण एन बी डी बराबर कोण एफ बी सी, कोण एफ बी सी। समीकरण नंबर यह 3 हो गया है, समीकरण 3, समीकरण यह हुआ 4। समीकरण 3 और 4 से देख लीजिए, समीकरण 3, 4 से आप देख रहे हैं, समीकरण 3 और 4 से बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा भाई। समीकरण 3 और 4 का तुलना किया जाता है, जब बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष बराबर। आप देखते हैं अगर सब्जी वगैरह फल फूल वगैरह कुछ भी खरीदते हैं, जैसे 1 किलो संतरा लिया, 1 किलो सेब लिया, किलो उठाकर फेंक देंगे लेकिन संतरा और सेब तौलेंगे तो बराबर उतरेगा। ऐसे इसमें बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष बराबर, यानी कि कोण बी सी एफ बराबर यह कोण एफ बी सी। अब देखिए कक्षा 9वीं में बताया गया था, किसी त्रिभुज में यदि अगर कोण बराबर हो तो भुजा बराबर होती है। अब देखिए त्रिभुज इसमें बी सी एफ में देखिए, यानी कि बी सी एफ यहाँ भी लिखा है, वही एफ बी सी यहाँ पर भी लिखा गया है। कहने का मतलब इसी त्रिभुज का चर्चा किया गया है। इसी त्रिभुज में अगर कोई त्रिभुज होता है, अगर कोण बराबर है, अगर 30 अंश ये है 30 अंश ये है, तो निश्चित है ई भुजा बराबर, देख यहाँ कोण के सामने यह भुजा आ रहा है और यहाँ कोण के सामने यह भुजा आ रहा है, यानी कि दोनों भुजा आपस में बराबर होती है। ऐसे बी सी एफ के सामने, बी सी एफ के सामने बी एफ भुजा है, क्या है बी एफ है, बी सी एफ के जगह हम बी एफ लिखा, बी एफ। अब देखिए एफ बी सी के जगह, एफ बी सी के जगह भाई
यहाँ कोण बी है, जो बीच में रहता है वही कोण लिया जाता है। कोण बी के सामने एफ सी आएगा, कोण सी के सामने, इसमें देखिए कोण सी के सामने बी एफ आया था, कोण बी के सामने बीच में जो बीच में है वही कोण है, यानी कि कोण बी के सामने एफ सी होगा। क्या होगा? एफ सी। अब देखिए, यानी कि बी एफ, देखिए बी एफ इधर ऊपर है, इनकी आवश्यकता नहीं है, इनकी ज़रूरत भी नहीं है हमें एफ सी, हमें तो एफ भाई एफ बराबर r/2 चाहिए, निगमन है यही। अब निकलेगा बी एफ एकदम देखिए मुख्य अक्ष को छोड़कर ऊपर है। वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा, यानी यह दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो बी पी के बहुत निकट होगा। कहने का मतलब यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो यह नियम लगता है बी पी के बहुत निकट, भाई नज़दीक होगा। इसे समीकरण 3, इसे समीकरण हमने 5 मान लिया, समीकरण 5 माना इसे। अब देखिए यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बी पी के बहुत निकट होगा, यानी कि पी पर आ जाएगा, यानी कि पी एफ बराबर पी एफ और बी एफ आपस में बराबर हो जाएगा। जब बी वाला पी पर आ जाएगा, लगभग उसी बिंदु पर आएगा तो बी एफ और पी एफ आपस में बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब बी अगर पी पर आएगा तब बी एफ और पी एफ तो पहले से ही था, पी एफ समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 5 और 6 से देखिए बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा। समीकरण 5-6 से, समीकरण 5-6 का तुलना करेंगे तो बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष बराबर, यानी कि एफ सी बराबर पी एफ, एफ सी बराबर पी एफ। अब देखिए पी एफ, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम स्मॉल एफ कहते हैं, और सी और ध्रुव के बीच की दूरी को आर कहा जाता है, आप जानते हैं आर। अगर कहीं पी सी रहेगा तो हम आर लिख देंगे, कहीं पी एफ रहेगा तो स्मॉल एफ लिखेंगे। पी एफ तो है लेकिन एफ सी को हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। अगर एफ सी को मिटाने के लिए पी एफ दोनों, देखिए एफ सी में अगर पी एफ जोड़ दिया जाए तो पी सी हम लिख सकते हैं। अगर एफ सी में पी एफ जोड़ दिया जाए तो पी सी हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब दोनों एफ सी में जोड़ने के लिए पी एफ दोनों पक्षों में जोड़ा जाएगा, यानी कि दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, पी एफ जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ा तब एफ सी एक पी एफ जोड़ा, इस साइड एक पी एफ तो है ही, एक पी एफ हमने जोड़ा। जब एक पी एफ जोड़ा हमने, देखिए इधर एफ सी और पी एफ, देखिए एफ सी और पी एफ को हम पी सी लिख सकते हैं, एफ सी और पी एफ को हम पी सी लिख सकते हैं, यही जोड़ है। एफ सी पी एफ को हम पी सी लिखा, एक पी एफ यहाँ है, एक पी एफ यहाँ है, 2 पी एफ हुआ, 2 पी एफ हुआ। अब देखिए चूंकि पी सी क्या है? वक्रता त्रिज्या। पी सी क्या है? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि और दर्पण के दाएं कैती दूरी धनात्मक ली जाती है, बाएं कैती दूरी ऋणात्मक ली जाती है। पी सी बराबर प्लस आर होगा, पी सी बराबर प्लस आर। पी सी के भाई मान कितना होता है? आर, और दाएं कहती है इसलिए प्लस। ऐसे पी एफ बराबर
पी एफ को इस भाई ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, इसीलिए पी एफ को देखिए प्लस एफ लिखेंगे। प्लस क्यों लिखेंगे? फोकस, यह फोकस दाएं कहती है इसलिए। अब यह मान इसी में हम रख देंगे। जब इसमें रखेंगे भाई, पीसी की जगह आर रखेंगे, आर रखा हम, और टू के जगह टू है, और पी एफ की जगह स्मॉल एफ लिखा। अब दुई का जब भाई तिर्यक गुणा करेंगे तो आर बटा 2 हो जाएगा एफ बराबर, इसी को लिख सकते हैं एफ बराबर आर बटा 2। यही सूत्र का निगमन हुआ, यही सूत्र का निगमन हुआ। अगर कहीं दिक्कत हो, कहीं समस्या हो तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से जानिए, पूछिए, फिर एक बार और जानिए। देखिए, माना भाई हम उत्तल दर्पण के लिए निगमन दर्शा रहे हैं। उत्तल दर्पण के लिए निगमन जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो 10वीं बारहवीं हैं उनके लिए। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब न करे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आप शायद नहीं किए हैं, कर दीजिए। लेकिन देखिए इधर, माना यम1 यम2 एक उत्तल दर्पण है। जो 10वीं हैं बारहवीं हैं उनके लिए इतना लिखना अनिवार्य है। माना यम1 यम2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। जब प्रकाश की किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा जाता है तो परावर्तन के नियम से, इतना लिख दीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजारेंगे तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जब फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तब हमने यह चित्र बनाया था। फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तब एक अभिलंब खींचा, इस अभिलंब को सी से मिलाया गया है। अब देखिए, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण का मतलब ABN, यह आपतन कोण हुआ। आपतन कोण क्यों हुआ? आपतित किरण, जो किरण पड़ती है उसी किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। उधर परावर्तित किरण, यहाँ साइड का परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण यानी कि आपतन कोण क्या हुआ? ABN, परावर्तन कोण NBD, यही हमने लिखा है। इसके बाद संगत कोण से, समीकरण 1 मान लिया इन्हें, संगत कोण से हमने बताया। अब देखिए, संगत कोण का मतलब हमने बताया, अगर समांतर रेखा है, ऐसे कोई तिर्यक रेखा काटता है तो इस समांतर रेखा के ऊपर का कोण बराबर ऊपर का कोण, नीचे का कोण बराबर नीचे का कोण होता है, लेकिन इसमें ऊपर का कोण बराबर ऊपर का कोण। अब देखिए ABN या देखें, समांतर रेखा AB और मुख्य समांतर है, AB के ऊपर ABN है, ABN की हमें आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ABN और यहाँ समांतर रेखा के ऊपर यह कोण है, यह यानी कि FCB। भाई FCB कह दीजिए, चाहे BCF कह दीजिए, बात एक। अब देखिए समीकरण 1 2 से, जब समीकरण 1 2 का तुलना करेंगे तो बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर किया। जब दायां पक्ष बराबर किया, इसे समीकरण हमने 3 माना। शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण अभिलंब वाला C से मिला है और F वाला D तक गया है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब यक्ष की तरह, यहाँ कहती कोण बराबर, यहाँ कहती कोण होता है यक्ष वाला। भाई ऐसे ऐसे यह कोण बराबर यह कोण, ऐसे ही यक्ष वाला देखिए, यह C तक गया है और यह, यानी कि यह कोण NBD बराबर FBC। देखिए NB शीर्षाभिमुख कोण से NBD बराबर FBC। समीकरण 3 4 से देखेंगे, बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष हमने बराबर किया। जब दायां पक्ष बराबर किया, किसी त्रिभुज में अगर कोण बराबर होते हैं तो भुजा बराबर होती है। अब भुजा बराबर है, अब यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ये B वाला P के बहुत निकट होगा। इतना तो काम हो गया, BF बराबर FC। यहाँ पर दिक्कत है, BF ऊपर है, हमें तो मुख्य अक्ष पर चाहिए। इसी को मिटाने के लिए वैज्ञानिकों ने कहा कि यह सब के लिए लागू नहीं है। यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो B P के बहुत निकट होगा, इसलिए BF बराबर PF, यही चीज लिखा, BF बराबर PF। अब समीकरण 5 और 6 से देखेंगे, दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष हमने बराबर किया। जब दायां पक्ष बराबर किया, फिर भी एक दिक्कत बन रहा था,
पी एफ को तो स्मॉल एफ हम लिख सकते हैं, लेकिन भाई पी एफ को तो स्मॉल हम लिख सकते हैं, पी एफ का एक ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम भाई फोकस दूरी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एफ सी को कुछ नहीं लिख सकते, इसीलिए दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ेंगे तब पी एफ और एफ सी को हम पी सी लिखेंगे, इसीलिए दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर जोड़ा तो इतना मिला भाई। अब देखिए एफ सी धन पी एफ को हम पी सी लिख सकते हैं, और एक पी एफ टू पी एफ, अब पी सी बराबर प्लस आर क्योंकि दाएं कहती है, और पी एफ बराबर प्लस एफ क्योंकि दाएं कहती है। यह दोनों मान इसी में रखा, पी सी की जगह आर रखा, पी एफ की जगह स्मॉल एफ रखा। जब रखा तो आर अपने देखे आर बराबर 2f हुआ, 2 का तिर्यक गुणा किया, r/2 हुआ यार एफ इसी को हम लिख सकते हैं एफ बराबर r/2। यही उत्तल दर्पण के लिए हो चाहे अवतल दर्पण के लिए हो, दोनों के लिए सूत्र का यही निगमन है। धन्यवाद। हम आपको फिजिक्स का, गणित का हर एक भाग बेहतरीन तरीके से